राघव मुझसे दूर जा रहा था, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी, पर राघव नहीं। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। राघव और मेरे बीच सिर्फ खामोशियों का रिश्ता था। हमारे बीच ज्यादा कोई बात नहीं होती थी। एक दूसरे के साथ वक्त बिताना तो दूर, शादी के बाद राघव ने कभी मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं खुश हूं या नहीं। मेरे हालातों से वो अनजान तो नहीं था। शायद। एक दोपहर जिया का फोन आया। मैंने फोन उठाया और कहा, हेलो। हाय दी, कैसी हो? ससुराल जाकर तुम तो सबको भूल ही गई। जिया ने कहा, मैं ठीक हूँ, तू बता मम्मी कैसी है? मैंने पूछ लिया। ठीक है, तुझे याद करती है। और बताओ जीजू कहाँ है? वो तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? जिया ने एकदम से पूछ लिया। जिया की इस बात पर मेरी आंखें भर आई। मैंने खुद को मजबूत रखने की कोशिश करते हुए कहा, वो अच्छे हैं, ऑफिस गए हैं। मेरी आवाज से जिया भांप गई, इसलिए कहा, दी तू खुश तो है ना? जिया मेरे साथ मेरी बहन कम और मेरी दोस्त की तरह ज्यादा रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे सब बता दिया। जिया ने सुना तो उसे भी बहुत दुख हुआ और उसने कहा, तुम उनसे बैठकर बात करो और पूछो ना क्या प्रॉब्लम है। मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं, ना ठीक से बात करते हैं। मैंने रोते हुए कहा, यार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? शादी से पहले तो सब कितना सही था, फिर उनको अचानक से क्या हो गया है? तुम जीजू की मम्मी से बात करो, शायद उन्हें कुछ पता हो। जिया ने मुझे समझाते हुए कहा, नहीं, उनकी मम्मी से कुछ कहना, वो गुस्सा करेंगी। तुम हमारी मम्मी से भी कुछ मत कहना। इतने दिनों में मैं बस अकेले परेशान हो रही थी, इसलिए तुम्हें बता दिया, और कुछ नहीं। मैंने जिया को समझाते हुए कहा, मैं नहीं कहूंगी, पर प्लीज तुम उनसे बात करो, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। जिया ने कहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ आने के बाद उनका व्यवहार एकदम से बदल गया है। उन्हें ना मेरी परवाह है, ना मुझसे कोई मतलब। वो एकदम से बदल गए हैं और यही बात बार बार मुझे परेशान कर रही है। मैंने कहा, तुम एक काम करो, राघव के जीजाजी से बात करो, वो जीजू को समझाएंगे। जिया ने कहा, बड़े जीजाजी ही थे जो घर में राघव से बात कर सकते थे। जिया से बात करने के बाद मैंने जीजाजी से बात की और उन्हें राघव के बदले व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो राघव से बात करेंगे। उनसे बात करने के बाद मन और परेशान हो गया। मैं बार बार सोचने लगी कि मुझे उनसे ये सब कहना चाहिए था या नहीं, और अपने घर वालों से इसका जिक्र कर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। दिन भर मैं यही सब सोचते रही। शाम में राघव घर आया तब मैं ऊपर अपने कमरे में थी। आज तुम्हारे फेवरेट जीजाजी का फोन आया था, राघव ने कमरे में आते हुए कहा। मैं वहां रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए जाने लगी, लेकिन राघव ने मुझे रोक लिया और बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं खामोशी से उसे देखती रही। मेरे करीब खड़ा वह मेरे उतरे हुए चेहरे को देखता रहा। मुझे खामोश देखकर उसने कहा, जीजाजी से क्या कहा तुमने? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राघव ने अपना हाथ बीच में कर दिया। उस पल एक अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था, और जैसे ही उसने मुझे छुआ, वो घुटन और ज्यादा बढ़ गई। उसने मेरी बाह पकड़ी थी और बार बार एक ही सवाल कर रहा था, जीजाजी से क्या कहा तुमने? इतने कम दिनों में मैं उससे इतना खौफ खाने लगी थी कि मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं बस नम आंखों से उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब प्यार और परवाह दिखाई नहीं देती थी, बल्कि उसकी आंखों में देखने से भी मुझे डर लगता था। वह कुछ देर मुझे रोककर वहीं खड़ा रहा और फिर दूर हटकर कहा, चलो तैयार हो जाओ, पिज्जा खाने चलते हैं। मुझे नहीं जाना, मैंने डरते डरते धीमी आवाज में कहा। चलते हैं, तैयार होकर नीचे आ जाओ, राघव ने कहा।
मुझे नहीं जाना। मैंने फिर अपनी बात दोहराई। चलो मैं लेकर जा रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। कहते हुए राघव कमरे से बाहर चला गया। आज से पहले राघव ने कभी बाहर जाने की बात नहीं कही थी। आज कहा भी तो शायद जाजी के कहने पर। कुछ देर बाद मैं नीचे चली आई। देखा बड़े भैया का बेटा आया हुआ था। भाभी ने उसके साथ इडली भेजा था। आज तो भाभी के घर से इडली आ गई, हम लोग फिर कभी चलेंगे, राघव ने मेरे पास आकर कहा और वहां से चला गया। मुझे वैसे भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं किचन एरिया में आकर रात का खाना बनाने लगी। खाना खाकर मैं ऊपर कमरे में चली आई और धुले हुए कपड़े तह करके रखने लगी। कपड़े तह करके रखते हुए राघव की शर्ट मेरे हाथ में आई। उसे तह करने के बजाय मैं उसे अपने हाथों में लेकर बैठ गई और राघव के बारे में सोचने लगी। राघव को लेकर जो मैं महसूस करती थी फिर राघव ने मुझे लेकर शायद कभी महसूस नहीं किया। कमरे में किसी की आने की आहट हुई तो मैंने जल्दी से शर्ट को तह करके कबर्ड में रख दिया। वो राघव ही था। वह अंदर आया और बालकनी की तरफ चला गया। मैं बिस्तर पर कपड़े उठाकर कबर्ड में रखने लगी। कुछ देर बाद राघव कमरे में आया और कबर्ड से एक बैग निकालकर बाहर रखते हुए कहा, इसमें मेरे कुछ कपड़े हैं, उन्हें पानी में से निकालकर सुखा देना। ठीक है, मैंने कहा। राघव अपना फोन लेकर बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं भी अपनी साइड आकर लेट गई। हालांकि नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने अपनी आंखें मूंद ली। देर रात मेरी नींद खुली। मैंने देखा राघव जाग रहा है और बिस्तर पर करवटें बदल रहा है। उसे परेशान देखकर ही समझ आ गया कि वो परेशान है। मैंने उठकर बैठते हुए कहा, क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है, उसने दर्द से कराहते हुए कहा। पेट में दर्द? ऐसे अचानक? आपने कुछ गलत खा लिया था क्या? मैंने चिंता करते हुए पूछा। नहीं, नॉर्मली तो खाया था, राघव ने कहा। मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? आपको शायद एसिडिटी हो गई है। अगर आप सौंफ और चीनी खाएंगे तो आराम आ जाएगा। मैंने कहा तो राघव ने हाँ में गर्दन हिला दी। रात के 11 बज रहे थे और घर में सब सो चुके थे। मैं नीचे आई। मैंने राघव के लिए सौंफ और चीनी ली और लेकर ऊपर चली आई। मैंने राघव को खाने को दिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दर्द थोड़ा और बढ़ गया। मुझे राघव को देखकर चिंता होने लगी। राघव को किडनी स्टोन प्रॉब्लम भी है। जब मुझे इसका ख्याल आया तो मैंने कहा, शायद आपको स्टोन का दर्द हो रहा हो, आप हॉस्पिटल चलिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए। मुझे कहीं नहीं जाना, राघव ने बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहा। लेकिन ऐसे तो आप और परेशान हो जाएंगे। आपको कितनी तकलीफ हो रही है, आप चलिए ना, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैंने परेशानी भरे स्वर में कहा। राघव को मुझसे दर्द में देखा नहीं जा रहा था। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, हो जाएगा ठीक, तुम सो जाओ, राघव ने थोड़ा गुस्से से कहा। मुझे इस वक्त उसके गुस्से से फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे उसे इस हाल में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं उसे हॉस्पिटल जाने के लिए ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकती थी। वह अपना पेट पकड़े बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास हमेशा पेन किलर की दवा रहती है। मैंने अपने बैग में देखा, नहीं मिली। फिर याद आया कि वो नीचे फ्रिज पर रखी है। मैं उठकर नीचे आई। मैंने मेडिकल लाइन में 8 साल काम किया था, इसलिए कुछ दवाओं की जानकारी मुझे आज भी थी। मेरे पास इमरजेंसी के लिए पेन किलर हमेशा होता था। मैंने नीचे आकर दवा ली, पानी लिया और वापस ऊपर चली आई। राघव अपना पेट पकड़े बिस्तर पर बैठा था। मैंने दवा उसकी ओर बढ़ाकर कहा, आप ये दवा खा लीजिए, ये दर्द की दवा है, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। पक्का? उसने दवा लेकर पूछा। हाँ, आप मेरा यकीन कीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है, इससे आराम आ जाएगा, मैंने विश्वास भरे स्वर में कहा। तो राघव ने वह दवा खा ली और लेट गया। दवा ने कुछ देर में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया।
राघव को आराम से सोया देखकर मैं भी बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अब तक मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। कुछ देर बाद राघव ने कहा, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मैंने हैरानी से पूछा। दवा देने के लिए, और मेरी वजह से तुम्हारी नींद भी खराब हो गई। राघव ने कहा, कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। आप आराम से सो जाइए। मैंने पास पड़ी कंबल राघव को उड़ाते हुए कहा। कुछ देर बाद राघव को नींद आ गई और मैं खुली आंखों से सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह तैयार होकर मैं नीचे चली आई। मैंने सूट पहना था और ये काफी लूज था। मैंने बाल बनाए, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई और दुपट्टा सर पर ओढ़कर नीचे चली आई। घर का रूटीन शुरू हो गया। रूटीन के साथ ही आज नया काम मिला था। पीछे गैलरी के फर्श पर काफी दाग धब्बे थे, मुझे उन्हें साफ करना था। मैं पीछे गैलरी में चली आई और उन्हें घिसने लगी, लेकिन वो छूटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं फिर भी लगी रही और धीरे धीरे वो सब साफ होने लगा। मेरा चेहरा अब मुरझाया रहता था, आंखें उदास और होठों पर मुस्कुराहट का नामोनिशान तक नहीं। मैं बस चुपचाप अपना काम करती रहती थी। गैलरी साफ करते हुए मैं मेन गेट की तरफ चली आई, जहां कॉमन वॉश बेसिन था। वो काफी गंदा है देखकर मैं उसे भी साफ करने लगी। मेन गेट के बाहर राघव अपनी गाड़ी के पास खड़ा मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास तक नहीं था। अंदर जाने के लिए मैं जैसे ही पलटी तो उसे गाड़ी के पास खड़ा पाया। मुझे देखकर राघव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर जा बैठा। शुरू में दिल करता था कि वो ऑफिस जाने से पहले मुझसे मिलकर जाए या कहकर जाए, लेकिन ये ख्याल भी मैं अपने दिल से निकाल चुकी थी। मैं वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखते रही और फिर अंदर चली आई। दिन भर काम करने के बाद मैं ऊपर अपने कमरे में आई, बैग से राघव के कपड़े निकाले और बाथरूम में लाकर उन्हें धोने लगी। धोने के बाद उन्हें बालकनी में ही तार पर सुखा दिया। मैं काफी थक चुकी थी, इसलिए आकर बिस्तर पर लेट गई। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि कमर में अचानक से दर्द होने लगा। मैंने करवट बदल ली, लेकिन दर्द और बढ़ गया। मैं पेट के बल लेट गई, लेकिन कमर के साथ साथ अब पेट में भी दर्द होने लगा था। ये असहनीय था और आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मैं कमरे में यहाँ से वहाँ टहलने लगी, लेकिन दर्द बढ़ते ही जा रहा था। जब सहन नहीं हुआ तो मैं नीचे चली आई। मम्मी हॉल में थी और पापा भी वही थे। मैंने आकर मम्मी से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे साथ आओ। कहकर मम्मी मुझे अपने कमरे में ले आई। कबर्ड से बाम निकालकर लगाते हुए कहा, कुछ वजन उठाने से हो गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा और वहीं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो दर्द सामान्य नहीं था। मैंने वापस आकर मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। मम्मी मुझे ऑटो से लेकर हॉस्पिटल जाने लगी तो पापा भी अपनी स्कूटी लेकर साथ चल पड़े। इस घर में सिर्फ पापा ही थे जिन्हें मेरी परवाह थी। मम्मी का चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद ऑटो एक क्लिनिक के सामने पहुंचा। मम्मी मुझे लेकर वहां चली आई। वो उनका फैमिली डॉक्टर था। उसने मेरी हालत देखकर कहा, ये किडनी स्टोन का दर्द है, अभी मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, बाद में सोनोग्राफी करवा लेना। डॉक्टर ने चेकअप किया और इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर मुझे वहीं इमरजेंसी वार्ड में लेटने को कहा। दर्द कुछ कम हुआ तो उन्होंने सोनोग्राफी के लिए भेज दिया। सोनोग्राफी में ये कंफर्म हो गया कि मेरी किडनी में स्टोन था और ये दर्द भी उसी वजह से हो रहा था। मुझे याद भी नहीं है कि मुझे कभी बुखार भी हुआ था, लेकिन ये सब चीजें अचानक से मेरे साथ हो रही थी। शाम होते होते मम्मी, पापा और मैं घर लौट आए। पापा ने कुछ पेन किलर लाकर दी। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा, लेकिन मम्मी ने आकर मुझे शाम के खाने का मेन्यू बता दिया और मैं किचन की तरफ चली आई।
राघव के घर आने का टाइम हो चुका था। उसने फोन किया और कहा, 10 मिनट में घर आ रहा हूं, तैयार रहना, बाहर चलते हैं। मैं नहीं जा सकती, मैंने घर पर खाना बना लिया है। मैंने कहा, तुम्हें पता था ना बाहर जाना है, फिर क्यों बनाया, और तुम क्यों नहीं जा सकती? राघव ने पूछा। मेरी तबीयत खराब है, अचानक से दर्द होने लगा तो हॉस्पिटल गए थे। मैंने धीरे से कहा। हॉस्पिटल क्यों? राघव ने कहा। मैंने उसे अपने किडनी स्टोन के बारे में बताया तो पहले वह हंसने लगा और फिर कहा, ठीक है, मैं घर आके बात करता हूं। उसका हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा जैसे वो मेरे जख्मों पर हंस रहा है। मैंने फोन रख दिया और वापस अपने काम में लग गई। शाम में राघव घर आया तो मम्मी ने उसे मेरी तबीयत के बारे में बताया। न जाने क्यों वो इस बात पर हंस रहा था। उसने मुझसे भी आकर पूछा, लेकिन उसकी बातों में परवाह कम और मजाक ज्यादा था। खाना खाने के बाद वह ऊपर चला गया और मैं किचन की साफ सफाई में लग गई। हल्का हल्का दर्द अब भी महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने दवा खाई और अपने कमरे में चली आई। राघव बालकनी में फोन पर किसी से बातें करने में बिजी था। मैंने तार पर सूख रहे कपड़े उतारे और उन्हें लेकर अंदर चली आई। मैं बैठकर कपड़ों को तह करने लगी, उन्हें कबर्ड में रखा और आकर बिस्तर पर लेट गई। दवा का असर था या दर्द का, मुझे आज जल्दी नींद आ गई। मुझे नहीं पता राघव कब कमरे में आया और सोया। देर रात मुझे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने सोने की कोशिश की लेकिन नहीं सो पाई। मैं उसे नींद में उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन दर्द बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने राघव का कंधा थपथपाया। उसने अपनी आंखें खोली और पलटकर नींद में कहा, क्या हुआ? कमर में दर्द हो रहा है। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्योंकि वो दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा था। क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है? उसने नींद में पूछा। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही इंजेक्शन का ख्याल आ गया और मैंने कहा, नहीं, वहां नहीं जाना। नहीं जाना तो फिर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहते हुए राघव करवट बदलकर सो गया। उसकी बेरुखी का दर्द शायद मेरे दर्द से ज्यादा था, इसलिए मैंने आगे उससे कुछ नहीं कहा और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं उठी और बालकनी में चली आई। रात के 1:30 बज रहे थे और आसमान में चांद चमक रहा था। गर्मियों का मौसम था, उस पर ठंडी हवाएं चल रही थी। बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी मैं आसमान में चमकते चांद को देखते हुए खुद से कहने लगी, काश तुम समझ पाते कि पत्नी अगर दर्द में हो तो पति का प्यार से अपनी पत्नी का सर सहला देना या पीठ थपथपा देना, वो भी दवा की तरह काम करता है। मैं नहीं जानती महादेव, आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जिसे हम पसंद करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसका नजरअंदाज करना, उसकी खामोशी नहीं सह पाते। मुझे इतना दर्द मत दीजिए कि मैं आपके सामने उसका नाम लेते हुए रो पड़ूं। मेरे आंसुओं की वजह वो ना बने। आप तो मेरे सब कुछ हो ना महादेव, फिर आप सब ठीक क्यों नहीं करते? आप सब ठीक कर दीजिए। आप राघव को पहले जैसा कर दीजिए ना महादेव। कहते हुए मेरी आंखों में ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। इस वक्त मैं जिन हालातों से गुजर रही थी, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं बस अपने महादेव के सामने अपने दिल की बात करती थी और मैंने उनसे कहा भी, लेकिन इस बार वो नहीं सुन रहे थे। उन्होंने मेरे नसीब में क्या लिखा था ये तो सिर्फ वही जानते थे। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 15। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखियो रहा। सुनते रहिए साकीनामा, मेरी दास्तान।